Assalamualaikum everyone. I hope that you all will be fine. My name is Isha Asman and in this video I am going to discuss chemical analysis. So first take a little look on contents of chemical analysis. Step 1, chemical analysis and principal stages. In step 2 we discuss types of chemical analysis. Step 3, classical chemical analysis and instrumental chemical analysis. Step 4, quantitative analysis and its type. Step 5, gravimetric analysis and then volumetric analysis. So what is chemical analysis? Chemical analysis, the study of the chemical composition and structure of substances. मीन्स किसी भी सब्सटेंस की केमिकली कंपोजिशन को या स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम केमिकल एनालिसिस कहते हैं. Chemical analysis, which relies on the use of measurements, is divided into two categories depending on the manner in which the assays are performed. Assays means होता है type of analysis. मीन्स कि हम केमिकल जो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वो हम डिफरेंट टाइप से करते हैं और यहाँ पे हम केमिकल एनालिसिस को उसकी टाइप्स की बेस पे टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज केमिकल एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस. सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्टेजेस यानी कि कुछ स्टेप देख लेते हैं केमिकल एनालिसिस के. हमारे पास जितने भी केमिकल एनालिसिस के स्टेप है जो हम परफॉर्म करते हैं वो हर एक बहुत केयरफुली से परफॉर्म करना चाहिए. मीन्स अगर उनमें से किसी भी स्टेप में हम थोड़ी सी भी प्रॉब्लम करेंगे तो उससे पूरा एनालिसिस हमारा अफेक्ट होगा, हमारा रिजल्ट जो होगा वो उससे ख़राब हो जाएगा और एरर शो होगा. सो प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ केमिकल एनालिसिस क्या है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग. सैम्पलिंग मीन्स जो उसका हमने एनालिसिस करना वो सैम्पल प्रिपेयर करना. सेकेंड वन है फिर सैम्पल प्री ट्रीटमेंट. फिर सैम्पल प्री ट्रीटमेंट क्या होता है कि एनालिसिस से पहले सैम्पल को जो हम ट्रीट करते हैं यानी कि अगर उसका सोल्यूशन बनाने वाला है तो सोल्यूशन बनाना, अगर हमने वो कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करना. जो भी एनालिसिस से पहले हमने सैम्पल को ट्रीटमेंट में यूज़ करना है वो फिर सैम्पल प्री ट्रीटमेंट कहलाएगा. नेक्स्ट है लेबोरेटरी ट्रीटमेंट. लेबोरेटरी ट्रीटमेंट में आ जाता है कि जो एनालिसिस के वक्त हमें लेबोरेटरी में ऑपरेटर्स चाहिए या कुछ केमिकल चाहिए, जितना भी सामान जो एनालिसिस के वक्त हमें चाहिए वो लेबोरेटरी ट्रीटमेंट में आ जाएगा. दैन लेबोरेटरी एसे मीन्स अब हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशंस, देन रिजल्ट्स प्रेजेंटेशंस. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स. Types of chemical analysis. First one है classical analysis. Classical analysis, also termed wet chemical analysis, consists of those analytical techniques that use non-mechanical electronic instruments. Classical analysis को हम wet chemical analysis भी कहते हैं और ये ऐसी analytical techniques हैं जिसमें हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करते. इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सैंपल है हम उसको आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको उसकी कलर की बेस पे या उसके प्रेसिपिटेशन की बेस पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा सैंपल है. The second type is instrumental analysis. Most chemical analysis falls into the second category, which is instrumental analysis. It involves the use of an instrument to perform the analysis. नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल मीन जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए. और इसमें हम क्या करते हैं कि हम एनालाइट को भी मेजर करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को भी निकालते हैं. एनालाइट क्या होता है? एनालाइट ऐसी चीज़ को हम कह सकते हैं जिसके हमने कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना हो, जो कि हमारे पास अगर हम कहें सिंपल वर्ड्स में जो टाइट्रेशन में हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में होती है जिसको हम अगेंस्ट एक टाइट्रेंट के रिएक्ट करवाते हैं और ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी हो सकता है, तो इसको हम एनालाइट कहते हैं. कुछ टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं जिसमें से पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्वालिटी को एनालाइज करना. क्वालिटेटिव एनालिसिस है डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल. मेरे सैंपल को जो हमारे पास सैंपल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना और उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है. इसमें किसी भी तरह का न्यूमेरिकली वर्क परफॉर्म नहीं होता, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते हम.
क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो केमिकल टेस्ट आते हैं उनमें से एक है कैसल-मेयर टेस्ट फॉर ब्लड, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च और एक और टेस्ट है फ्लेम टेस्ट। हमारे पास कैसल-मेयर टेस्ट क्या होता है? कैसल-मेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक ब्लड के आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट होते हैं कि इसमें हम एक फेनोल्फ्थालीन होता है जो कि इंडिकेटर होता है, उसको यूज़ करते हैं। वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास, उसके हीम में आयरन कंटेन होता है, मतलब कि आयरन कंटेनिंग जो उसके हीम है उसके साथ जो फेनोल्फ्थालीन है वो रिएक्ट करता है, और उसके साथ रिएक्ट करने पे अगर वो पिंक कलर शो करे तो मीन्स हमने जिस टेक्स्ट के साथ उसको डिटरमाइन करना था कि वो सेम है या नहीं। तो अगर पिंक कलर शो होगा तो इस बात की निशानदेही करता है कि वो जो सैंपल है हमारे पास वो वही सैंपल है, मतलब कि सेम सैंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis refers to the determination how much of a given sample is present as sample. Quantitative means quantity, यानी कि सैंपल में किसी भी मटेरियल्स की कंपोजिशन देखना कि वो उसकी अमाउंट कितनी है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं जो केमिकल टेस्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है उसमें टाइट्रेशन यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रामेट्रिक एनालिसिस, वेरियस वेट केमिस्ट्री टेस्ट एंड द कंबशन एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। जो हमने क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बने वो दोनों क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटी के बेस पे स्टडी की जाती है, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं। इनको हम 2 टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और यही दोनों आज हमारी वीडियो का हिस्सा बनेगी। सबसे पहले कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। What is gravimetric analysis? Gravimetric analysis is a method in analytical chemistry to determine the quantity of analyte based on the mass of a solid. Means gravimetric analysis एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो एनालाइट है उसकी क्वांटिटी को उसकी मास पे डिटरमाइन करते हैं। मीन्स हम उसका पहले मास निकालते हैं और उसके बाद उस मास की बेस पे हम उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में 2 सब्सटेंस होते हैं, ये 2 कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जिसको हम हेल्पिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं, जो कि एनालाइट को हेल्प करता है प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने के लिए। और जो हमारे पास प्रेसिपिटेट होने चाहिए वो प्योर सब्सटेंस के होने चाहिए, मीन्स उसमें किसी तरह की प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, या हमने जिस सब्सटेंस का ग्राविमेट्रिक एनालिसिस करना उसके साथ कोई दूसरा केमिकल बाइंड ना हुआ हो, कोई दूसरा एलिमेंट ना हो जिसका वेट हमारे पास, जिसका भी मास हमारे पास आ जाए, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। The principle behind the gravimetric analysis is that the mass of analyte ion being analyzed in a pure compound can be determined. इसमें भी ये कि प्रिंसिपल है कि ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में जो हमारे पास एनालाइट होगा वो प्योर कंपाउंड का आना चाहिए, और उसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी या अदर कंपाउंड का मास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसकी परसेंटेज में एरर आएगा, वो ज़्यादा शो करेगी या किसी और वजह से वो कम भी शो कर सकती है। Gravimetric analysis depend on comparing the masses of 2 compounds containing the analyte. ग्राविमेट्रिक एनालिसिस 2 कंपाउंड्स के मैसेज पे डिपेंड करती हैं, एक वो जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जैसे हम कहते हैं, और सेकंड एक जिसका हमने एनालिसिस करना है एनालाइट। नेक्स्ट है कि ऑपरेटर्स क्या यूज़ करते हैं हम इसमें, बकनर फर्नल, डेसिकेटर, फिल्टर पेपर, वैक्यूम फ्लास्क एंड देन वेट बैलेंस। प्रोसीजर देख लेते हैं ग्राविमेट्रिक एनालिसिस का कि उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से हम ये एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास है प्रिपेयर द सोल्यूशन कंटेनिंग द नाउन वेट ऑफ अ सैंपल। मीन्स जो सा हमारे पास जिसका हमने एनालिसिस करना है उस सैंपल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिसॉल्व द सैंपल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। जो हमारे पास सैंपल प्रिपेयर हुआ है एनालिसिस के लिए उसको हम किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर ले लें। थर्ड वन है एड इन एक्सेस ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट टू प्रेसिपिटेट द एनालाइट। अब हम इसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालेंगे जो एनालाइट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फिल्टर द मिक्सचर टू सेपरेट द प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सोल्यूशन। देन अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आए हैं उनको हम सोल्यूशन से सेपरेट कर लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे, फिल्टर के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे।
फिफ्थ हमारे पास जो स्टेप है वो है वॉश द प्रेसिपिटेट टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज़। जो हमारे पास प्रेसिपिटेट है हम उसको वाटर से वॉश कर लेंगे ताकि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। ये बहुत हम केयरफुली करेंगे ताकि इसमें हमारे प्रेसिपिटेट्स को कोई भी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, वो किसी तरह भी इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ड्राई द प्रेसिपिटेट बाय हीटिंग टू रिमूव वाटर। जब हमने वाटर से वॉश किया तो उसके बाद हम ड्राई करेंगे ताकि वाटर रिमूव हो जाए और उसका मैस हमारे साथ हमारे पास एनालाइट के मैस में शामिल ना हो। नेक्स्ट स्टेप कूल द प्रेसिपिटेट इन अ डेसिकेटर टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेट अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। मीन्स अब हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को डेसिकेटर में कूल करेंगे ताकि जो प्रेसिपिटेट्स है हमारे पास वो एयर से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब ना कर सके, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर हवा में जो कंपाउंड्स होंगे उसका भी वेट कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा, तो वो भी हमारे पास भी परसेंटेज मैस की एनालाइट की सही तरीके से नहीं आएगी। वेट द कूल प्रेसिपिटेट मीन्स हमारे पास प्रेसिपिटेट है उनका कूल कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप रिपीट द ड्राइंग एंड वेट प्रोसेस टिल अ कांस्टेंट मैप फॉर द प्रेसिपिटेट्स अचीव। अब हम अपने प्रोसेस को मतलब के रिपीट करेंगे बार बार इस प्रोसेस को। मीन्स के एकदम से एक दफ़ा में प्रेसिपिटेट हमारे पास रिमूव नहीं होते, ठीक है। हमें बार बार ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक कि अच्छे तरीके से हमारे पास सारे प्रेसिपिटेट्स को हम फिल्टर नहीं कर लेते। उसके बाद हम उसको ड्राई करेंगे, वेट करेंगे और फिर उसके बाद कांस्टेंट मैस निकाल लेंगे। और लास्ट टाइम हमारे पास है कि हम उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे उसकी मैथ से। हमारे पास कैलकुलेशंस हैं कुछ ग्रामेटिकल एनालिसिस की, कि हम प्रोसीजर के बाद अब हम उसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद हम मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट निकालेंगे जो कि मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस से निकलेंगे। देन फिर मोल्स ऑफ एनालाइट निकालेंगे जो कि हमारे पास कैसे निकलेगी कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एनालाइट प्रेसिपिटेट के मोल रेशियो देखेंगे, तो जितनी प्रेसिपिटेट के मोल रेशियो होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एनालाइट के। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है स्टोइचोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनालाइट टू प्रेसिपिटेट। ये कौन सी रेशियो होती है? ऐसी रेशियो जिसमें जो हमारे प्रेसिपिटेट है वो उसकी अमाउंट सारी कंज्यूम्ड हो जाए एनालाइट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो जो रेशियो आएगी हमारे पास वो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनालाइट है टू प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम मैस ऑफ एनालाइट निकाल लेंगे जो कि मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस से निकल आएगा। फिर हम परसेंटेज निकालेंगे मैस ऑफ एनालाइट की जो कि मैस ऑफ एनालाइट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100 से निकल आएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ एरर्स हैं जो ग्रामेटिकल एनालिसिस में आ सकते हैं, वो कौन से देख लेते हैं ताकि फिर हम उसको ओवरकम कर सकें। सबसे पहला जो हमारे पास एरर वो ये है कि हमारे पास अगर हमने प्रेसिपिटेशंस सही तरीके से मतलब वे उन्हें फिल्ट्रेट नहीं किया, इनकम्प्लीट है, जल्दबाजी में कर लिया किसी भी वजह से, तो हमारे पास क्या करेंगे कि एनालाइट की परसेंटेज को लो कर लेंगे। मतलब हमारे पास सारे प्रेसिपिटेट्स का फिल्टर हम नहीं कर सकेंगे, इससे उसका मैस हमारे पास कम आएगा और उसकी परसेंटेज भी हमारे पास फिर कम ही आएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि अगर हमने ड्राइंग ठीक तरीके से नहीं किया तो परसेंटेज एनालाइट की ज़्यादा जी कैसे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम वाटर से वॉश करेंगे प्रेसिपिटेट को ताकि जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए, और अगर हम वाटर को ड्राइंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो उसका भी मैस हमारे पास एनालाइट के मैस में मिक्स हो जाएगा और बाद में वो उसकी परसेंटेज को हाई कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व आउट करेंगे कि वो कैसे होगी। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 2 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन वाज डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल द कैल्शियम प्रेजेंट इन द सैंपल वाज कन्वर्टेड टू कैल्शियम आइस। Excess ammonium oxalate solution was added to the solution to precipitate the calcium and as calcium oxalate. The precipitate was filtered, dried and weighed to a constant mass of 2.43 gram. Determine the percentage by mass of calcium limestone sample. ये हमारे पास है प्रॉब्लम। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड। ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिए हमें जो 3 चीज़ों हैं उनकी ज़रूरत होती है। एक हमारे पास एनालाइट होना चाहिए, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, और देन एक सॉल्वेंट जिसमें हमने इसे डिसॉल्व करना है। तो देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ अवेलेबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे एनालाइट जो हमारे पास है वो है कैल्शियम आइंस, जो हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या करना है इसमें कि हमने इस जो
हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें सारा प्रोसीजर सॉल्व किया गया है कि उसको फ़िल्टर किया, ड्राइड किया, फिर उसके बाद हमने उसका कांस्टेंट मास निकाल लिया जो हमारे पास 2.43 ग्राम है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसकी परसेंटेज निकालनी है, कैल्शियम की एनालाइट की परसेंटेज निकालनी है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, अभी कुछ देर पहले हमने कैलकुलेशन पढ़ी है कि किस तरह हम निकालेंगे कि सबसे पहले बैलेंस केमिकल्स इक्वेशन लिखेंगे, देन उसके बाद मोल्स निकाल लेंगे प्रेसिपिटेट के और एनालाइट के, फिर मास निकाल लेंगे, देन परसेंटेज निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उस प्रेसिपिटेशन जो हमारे पास रिएक्शन है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, मीन्स कैल्शियम आयंस प्लस ऑक्सालेट आयंस, और वो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो कैल्शियम ऑक्सालेट बनेगी। उसके बाद हमने मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट निकालना, मीन्स मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट निकालना। कैसे निकलेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमारे पास जो मास है कैल्शियम ऑक्सालेट का वो 2.43 ग्राम हमें गिवन था, और जो मोलर मास हमारे पास आएगा वो हमारे पास है 128.10। जब इसको हम मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मोल्स आएंगे वो 0.019 मोल है कैल्शियम ऑक्सालेट। थर्ड स्टेप हमारे पास है कि मोल्स ऑफ हम कैल्शियम आयंस निकालेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ एनालाइट निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो डिस्कशन में आया था कि हमारे पास मोल्स कैसे निकलेंगे एनालाइट के, कि हम बैलेंस इक्वेशन में मोल रेशियो देखेंगे कैल्शियम आयंस एनालाइट की और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की, मीन्स यहाँ पे कैल्शियम आयंस और कैल्शियम ऑक्सालेट की। तो अगर हम देखें तो उसकी मोल रेशियो 1:1 है। कैल्शियम ऑक्सालेट के मोल्स हमने निकाले हैं 0.019 मोल, तो इसका मतलब यह है कि कैल्शियम आयंस के भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.019 मोल्स ही होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि मास ऑफ कैल्शियम हमने निकालना है, वो कैसे निकलेगा, वो का मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास कैल्शियम के 0.019 और मोलर मास है 40.08, तो जो हमारे पास आंसर रहेगा वो है 0.76 ग्राम ऑफ कैल्शियम। लास्ट पे हमने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम क्या है 0.76 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और हमारे पास मास ऑफ सैंपल क्या है 2 ग्राम जो कि आम में गिवन था प्रॉब्लम में। उसके बाद हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी कैल्शियम की वो 38% है। तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है ग्रामेटिक एनालिसिस, और बहुत इजी सी ही इसकी कैलकुलेशंस हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स है ग्रामेट्रिक एनालिसिस की। फर्स्ट है वोलेटिलाइजेशन फिजिकल ग्रामेट्री, सेकंड प्रेसिपिटेशन ग्रामेट्री, थर्ड इलेक्ट्रोग्रामेट्री एंड द फोर्थ वन इज थर्मोग्रामेट्री। तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसके टाइप्स को कि इसके टाइप्स किस तरह से हम इनको परफॉर्म करते हैं, इनमें क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ ग्रामेट्रिक एनालिसिस में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप्स है वो है वोलेटिलाइजेशन फिजिकल ग्रामेट्रिक एनालिसिस। वोलेटिलाइजेशन फिजिकल ग्रामेट्रिक एनालिसिस ऐसे एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम सैंपल है उसको सेपरेट आउट करते हैं उसके वोलेटिलिटी या उसके पार्टिकल साइज के बेस पे। मींस कैसे, हम उसको हीट करके सैंपल को या डिकम्पोज करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम हीट करने से उसका जो फेज़ हमारे पास सैंपल का हम वो चेंज कर देते हैं, मीन्स सॉलिड फेज से हम उसे वेपर फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस का उसका मतलब भी ये होता है कि टेंडेंसी होना किसी सैंपल की सॉलिड फेज से गैस फेज में जाने की, और इससे क्या होगा कि हमारे पास मैसेज में चेंजेस आएगी, मीन्स सॉलिड का मैस डिफरेंट होगा और गैस फेज में जो मॉलिक्यूल्स उनका मैस है सैंपल का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वोलेटिलाइजेशन फिजिकल ग्रामेट्रिक एनालिसिस हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन ग्रामेट्रिक एनालिसिस में क्या हम करते हैं कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और हमने मतलब एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं सोल्यूशन में सैंपल के, तो और उसमें से हम सिर्फ एक का हम निकालना चाहते हैं मैस, हम क्या करेंगे कि हम उसको उसमें से जिसका हमने निकालना है उसको प्रेसिपिटेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर लेंगे। इसमें एक एग्जांपल दी गई है सल्फाइड की। सल्फाइड में सल्फर ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स होते हैं। अगर अपने सल्फर का मैस निकालना है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन के थ्रू ऑक्सीजन से सेपरेट आउट करेंगे और फिर हम उसका मैस डिटरमाइन कर लेंगे। जो हमारे पास थर्ड वन ग्रामेट्रिक एनालिसिस की टाइप्स है वह इलेक्ट्रोग्रामेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मेटल आयंस मेटल के जो आयंस है उसको सेपरेट आउट करते हैं। किस तरह से करते हैं कि हम मेटल आयंस को जो प्री वेट कैथोड हैं उस पर हम इलेक्ट्रिक करंट से डिपॉजिट करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे पास आयंस कैथोड पे डिपॉजिट होंगे वो एक प्री वेट के होंगे, और उसके बाद हम उस वेट से उसकी जो है अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस कैसा एनालिसिस है? एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम सैंपल को उसके टेम्परेचर की बेस में उसके मैसेस में चेंज को देखते हैं। मतलब हम जिस तरह टेम्परेचर चेंज करेंगे उस तरह हमारे पास मैस में भी चेंजिंग आती जाएगी। तो ये हमारे पास थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस है जिसमें हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, मैसेस को देखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ ग्रामेट्रिक एनालिसिस। एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास ग्रामेट्रिक एनालिसिस के? फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज ये है कि जो द टेक्निक इज़ यूज टू गिव एक्सट्रीमली प्रिसाइज एनालिसिस, यानी कि हमारे पास जो टेक्निक है वो बहुत प्रिसाइज इसका एनालिसिस है। मीन्स क्या करना है हम लोगों ने कि सिर्फ हम उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे, फिल्टर करके वेट करेंगे और देन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत ही प्रिसाइज एनालिसिस है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज है द मेथड प्रोवाइड्स वेरी लिटिल फॉर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। मीन्स ये बहुत ही जो हमारे पास एनालिसिस है सिंपल है, जिसमें ना तो हमें कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है और ना ही कोई बिग रूम की ज़रूरत है। एक छोटे से कमरे में भी हम ये एनालिसिस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर भी नहीं आता। थर्ड हमारे पास एडवांटेजेस है कैलकुलेशन ऑफ द अननोन। कैलकुलेशन ऑफ द अननोन मीन्स है कि एक टाइम में एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के हम मैसेस डिटरमाइन कर सकते हैं इस एनालिसिस के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू। यू डोंट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, मतलब कि हमें इसमें कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं चाहिए जो एक्सपेंसिव हो। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज है कि कुछ एग्जांपल है कि अगर हम स्टेनलेस स्टील में से निकल के कॉन्टैक्ट को सेपरेट करना है तो हम इस ग्रामेट्रिक एनालिसिस के थ्रू करेंगे। प्लाज्मा वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इसके थ्रू, क्लोराइड की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक मैसेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए डिसएडवांटेजेस, जिससे हर एक चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है ग्रामेट्रिक एनालिसिस के? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि थ्योरी प्रोवाइड्स ओनली फॉर द एनालिसिस ऑफ सिंगल एलिमेंट और लिमिटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एट अ टाइम। मीन्स कि एक वक्त में अनलिमिटेड एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के एनालिसिस नहीं करता, इसकी एक लिमिट है, ये सिर्फ उस लिमिट तक ही वन सिंगल एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एनालिसिस करता है। सेकेंड हमारे पास जो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। थर्ड हमारे पास डिसएडवांटेज है कि जो मेथड है इसमें अगर हम साइज से भी मिस्टेक कर लेंगे तो वो पूरे रिजल्ट पर ग्रेट इम्पैक्ट डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो पूरा एनालिसिस होगा वो उससे अफेक्ट होगा एक छोटी सी मिस्टेक से भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे पास मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो टेक्निक है सिर्फ मैथ्स डिटर्मिनिंग के लिए यूज़ की जाती है और किसी प्रोसेस के लिए नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है एनालिसिस वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देख लेते हैं। Volumetric analysis is a quantitative analytical method. This method involves measurement of the volume of a solution whose concentration is known. इसमें क्या हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है, इसको हम टाइट्रेशन भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या हम करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके हमें कंसनट्रेशन ना होना, उसका हमने वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम निकालना है। इट अलाउज टू डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट, और हम इससे एनालाइट की कंसनट्रेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड सब्सटेंस है मीन्स एनालाइट फर्स्ट सब्सटेंस के साथ कंबाइन जब होता है तो उसके वॉल्यूम को हम जो निकालते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन होता है। थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी। हिस्ट्री क्या है कि जो मेथड है फर्स्ट टाइम एक फ्रेंच केमिस्ट जीन बैप्टिस्ट एंड्रू टोमास उसने फाउंड आउट किया था। उसने वो क्या उसकी कोशिश थी कि वो चाहता था कि जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है उसको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन करें। वो चाहता था कि जो नाइट्रोजन है हमारे पास कंपाउंड उसको वो प्योर गैस में कन्वर्ट करना चाह रहा था। उसके लिए उसने क्या किया कि नाइट्रोजन कंपाउंड को फर्नेस के में बर्न किया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रीम में से उसको पास आउट करवाया, फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज सोल्यूशन से पास आउट करवाया और फिर उसने नाइट्रोजन का मैस कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्या हैं देख लेते हैं कि द सोल्यूशन टू बी एनालाइज कंटेन्स अननोन अमाउंट ऑफ केमिकल। मीन जो भी हमारे पास सैंपल है जिसका हमने वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है वो कोई सा भी केमिकल हो सके, ये नहीं कि स्पेसिफिकली ये वाला कंपाउंड ये होना चाहिए, ये एलिमेंट ही होना चाहिए। जो भी हमारे पास होगा हम उसका वॉल्यूम डिटरमाइन कर लेंगे। इसमें क्या है कि जो हमारे पास एक रिएजेंट होगा जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है वो हमारे पास जो एनालाइट है उसके साथ रिएक्ट करेगा इंडिकेटर की प्रेजेंस में, और जो एंड पॉइंट हमारे पास शो होगा और जो एंड पॉइंट होगा वो हमारे पास कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेगा।
उसके बाद हम वॉल्यूम को टाइट्रेशन के मेथड से मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से मेजर कर लेंगे, और उसके बाद है कि हम जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसको फिर हम मोल फ्रैक्शन के थ्रू कैलकुलेट भी कर लेंगे। देन हमारे पास ऑपरेटर्स और कुछ टेक्निक्स है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। ऑपरेटर्स क्या हमारे पास यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में, ब्यूरेट विद ब्यूरेट स्टैंड, सेकेंड बीकर, थर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फोर्थ पिपेट, फिफ्थ वेट बैलेंस एंड सिक्स अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स एंड केमिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टेक्निक्स क्या, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम 3 टेक्निक्स में क्लासीफाई करते हैं उसके नेचर की बेस पे। कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन। एक ऐसी टाइट्रेशन होती है इसमें हम एसिड और बेस में रिएक्शन को जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड हमारे पास है कि रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है बिटवीन एनालाइन एंड टाइट्रेट, वन इज ऑक्सीडाइज एंड अदर इज रिड्यूस। थर्ड वन इज कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है कि हम इसमें कलर कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसकी बेसिक 3 टेक्निक्स हैं। अब हमारे पास प्रोसीजर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का कि हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या हमने हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने एनालाइट की अमाउंट लेनी है, कुछ वॉल्यूम लेना है, और उसके बाद हमने उसमें इंडिकेटर का कुछ अमाउंट लेने हैं, और उसके बाद उसको ब्यूरेट या पिपेट में हमारे पास जो टाइट्रेट हम जो ब्यूरेट में यूज़ करेंगे उसके थ्रू अगेन हमने उसको टाइट्रेट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास सैंपल है जिसको हमने एनालाइज करना है वो एक एक्यूरेट वेट का होना चाहिए सोल्यूशन में। थर्ड वन कि हमने जो एनालाइज करना मटेरियल वो टाइट काइंड का होना चाहिए। अगर रॉन्ग टाइप का टाइट्रेंट हम यूज़ करेंगे तो वो हमें रॉन्ग रिजल्ट ही देगा। मीन्स कि हमारे पास जो सैंपल है जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है वो हमारे पास एक एक्यूरेट सैंपल होना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि हमने उसमें इंडिकेटर पहले ही डाल दिया या उसको हमने किसी और केमिकल के साथ रिएक्शन करवा दिया तो वो हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट ही देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम टाइट्रेंट का कुछ क्वांटिटी ही एनालाइट में यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर हम इंडिकेटर डालते हैं जिससे कलर चेंज होता है। फिर उसके बाद हम उसको टाइट्रेट करते हैं जब तक कि उसका एंड पॉइंट नहीं आ जाता। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अगर हम हमारे पास जो टाइट्रेशन है वो जब तक कि हमारे पास कंप्लीट एंड पॉइंट नहीं आता हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हमारे पास जो हमने एनालिसिस करे हैं उसमें कि एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस एक कंपाउंड है जिसमें है ना उसने एंड पॉइंट कलरलेस शो करना है। तो हम जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें ना थोड़ा सा जो कलर हमारे पास इंडिकेटर से आता है वो डिस्चार्ज होकर कलरलेस हो रहा है, तो इन्हें कि हम यहीं पे टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे जब तक कि वो पूरा कलर डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, पूरी तरीके से कलरलेस नहीं आएगा, हम टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने एक राइट वॉल्यूम का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है ताकि हम उसको बाद में उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम चाहते हैं कि एंड पॉइंट वही है जो हम चाहते हैं हमारी डिज़ायर के मुताबिक है तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टाइट्रेट है उसको हमने ड्रॉप वाइज एनालाइट में टाइट्रेट करवाना है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करवाना है। मतलब ये नहीं कि हमें है कि जल्दी से हम सारा डाल देते हैं ताकि जल्दी से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास जो एंड पॉइंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा और जो उसके अमाउंट है एनालाइट की जो हमारे पास सैंपल है उसका भी हमारे पास जो होगी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी, हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी अफेक्ट आए। और लास्ट स्टेप हमारे पास है कि जो हमारे पास रिएजेंट और रिएक्टेंट है उसको हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है अच्छे से ताकि जो हम बाद में उसका वॉल्यूम निकालें तो एक डेफिनेट वॉल्यूम आए। तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रोसीजर था। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की कि अब हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत ईजी से कैलकुलेशन है कि जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया तो उसके बाद हमने क्या करना है कि एक फॉर्मूले के थ्रू हमने अमाउंट ऑफ एनालाइट को निकाल लेना है। हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है वो है सी ए इज इक्वल टू सी टी मल्टीप्लाई बाई वी टी मल्टीप्लाई बाई एम और डिवाइडेड बाई वी ए। हमारे पास सी ए क्या है? सी ए हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट है। इसको हम मतलब कि जो हमारे पास सैंपल हमने लिया था वो जिसकी कंसनट्रेशन हमें गिवन थी वो सी ए है। उसके बाद सी टी है कंसनट्रेशन ऑफ 5 टाइट्रेट सॉरी सी ए हमारे पास है कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट मीन्स जिसकी कंसनट्रेशन निकालनी है रिक्वायर्ड है, और सी टी है कंसनट्रेशन ऑफ टाइट्रेट यानी कि जिसकी जो हमारे पास गिवन था और जो ब्यूरेट में हमने टाइट्रेट लिया था। वी टी हमारे पास है वॉल्यूम कंज्यूम वॉल्यूम है टाइट्रेट का जो कि हमने निकाला था
और उसके बाद टाइट्रेशन करके M है हमारे पास मोलर रेशियो एनालाइट की वर्सेस रिएक्टेंट की जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल ली, और V है हमारे पास पिपेट और वॉल्यूम जो एनालाइट का जो कि हमारे पास कंज्यूम होता है गिवन होता है कि वो हमने क्या लिया है। तो इसके फॉर्मूले के थ्रू हम कंसंट्रेशन फॉर एनालाइट भी निकाल सकते हैं। So this is it. I hope that you all understand what I explained about chemical analysis. Thank you so much for listening my video and give your precious time. Khuda Hafiz. Have a good day.